Hello and Jai Hind student. Let's begin another chapter called as Industrial Revolution. क्लास 9th ICSE का ये हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर होगा. अब आप कहेंगे सर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. हाँ, इंडस्ट्रियों में क्रांति लाना अर्थात इंडस्ट्री का उत्पन्न होना. तो ये रिनायंस के बाद का स्टेज है. जब रिनायंस आया तो रीबर्थ हुआ, नई सोच आई, नए विचार आए लोगों को कि काम कुछ और तरीके से भी किया जा सकता है. उसके बाद आया काउंटर रिफॉर्मेशन और अब बारी है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. मतलब इंडस्ट्रियों की शुरुआत होना. और इंडस्ट्रियां क्या होती है ये पूछोगे मुझसे तो मैं कहूंगा इंडस्ट्री एक ऐसी जगह होती है जहां पर प्रोडक्शन होता है. अरे फैक्ट्री कहोगे ना, और मैं कहूंगा लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर यूनिट्स प्रोड्यूसिंग गुड्स इन मास क्वांटिटी इज कॉल्ड एज अ फैक्ट्री. ठीक है, और इस कलेक्शन ऑफ फैक्ट्री को हम कहते हैं इंडस्ट्री. चलिए स्टार्ट करता हूं बुकिश से. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या बताता है? बताता है वो सारे बदलाव जो इंडस्ट्री में आए. कब की बात कर रहा हूं? सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी और फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी. क्योंकि तब पहली बार इंसान ने हाथ से बनाना छोड़कर मशीन से बनाना सीख लिया था. क्योंकि इससे पहले सब कुछ हैंडमेड था. हाँ, हैंडमेड था. ये इंडस्ट्री रेवोल्यूशन का कमाल है. जो आप चारों तरफ देख रहे हैं इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है. आपके हर तरफ जरा नजर दौड़ाइए, आपको सामने दीवार दिखेगी. सर दीवार में क्या है? अरे सीमेंट है दीवार में. वो कौन बनाया? इंडस्ट्री. ईंट है इस दीवार में. ऊपर देखिए, फैन देखिए अपने, वो किसने बनाया? इंडस्ट्री ने. और अरे कपड़े देखो अपने भाई, वो भी किसने बनाया? टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने. तो क्या बताना चाहता हूं, पूरी धरती में आप जहां भी आप देख रहे हैं सब इंडस्ट्री की बनी हुई चीजें हैं. हाँ, तो आइए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को पूरा डिटेल में समझते हैं. तो गुड्स पहले घर में बनाए जाते थे. जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो वो दौर है, वो स्टार्टिंग फेज है. कभी ना कभी तो इंसान हाथ से मशीनों पे जाने वाला है. यस, उस फेज की बात कर रहे हैं. तो पीरियड दैट मार्क द चेंज फ्रॉम हैंडवर्क टू मशीन वर्क. सुन लिया? फ्रॉम डोमेस्टिक टू फैक्ट्री. डोमेस्टिक मतलब घर से, फैक्ट्री. तो ऐसा सिस्टम आया. इस फेज का नाम रखा गया है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. ये कह सकते हैं एक ऐसा दौर था जब प्रोडक्शन को हाथ से छोड़कर मशीन से करना शुरू किए, स्मॉल स्केल से छोड़कर के लार्ज स्केल में करना शुरू किए, हैंडमेड से छोड़कर के मशीन मेड में आ गए. तो इस दौर का नाम दिया गया, हाँ, इस पूरे पीरियड का नाम दिया गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. और आज तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते शायद इंडस्ट्री के, हाँ, प्रोडक्ट्स के बिना. आपके आसपास जो भी प्रोडक्ट है जरा मेरे कहने पर एक बार चेक करिए और 5 इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लिखिए. हाँ, कमेंट बॉक्स में लिखो भाई. 5 इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट तो तुम तुरंत लिख दोगे. 2-4 तो मैं तुम्हें कहूंगा तुम दिख रहा होगा हर वक्त. अरे तेरा बैग दिख रहा है तुझे, तेरी स्टेशनरी के आइटम देख ले, पेन पेंसिल रबड़, कौन बना रहा है? सब इंडस्ट्री बना रही. ठीक है, तो इंडस्ट्री आपके चारों तरफ है. पर इसकी शुरुआत कहां से हुई मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा इंग्लैंड से. हाँ, वही जिसे हम ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, है ना, जिसकी कैपिटल लंदन है. तो शुरुआत इंग्लैंड से हुई, वहां पे शुरुआत हुई. ऐसा क्यों सर? तो आयो, इसके पीछे भी लॉजिक है, कहानी है, रीजन है. पहला रीजन है कि इंग्लैंड एक ऐसी प्लेस थी वर्ल्ड की, बहुत छोटा सा प्लेस है इंग्लैंड. हाँ, मैं कहूंगा तो आपके यूपी से भी छोटा है. हाँ, बहुत पिद्दी सा देश है, पर आधी से ज्यादा दुनिया को गुलाम बना रखा था इंग्लैंड वालों ने, याद रखिएगा. वही अंग्रेज जिसको हम कहते हैं. तो ये अंग्रेज, इंग्लैंड का एटमॉस्फियर बहुत अच्छा, काम का माहौल था, कॉन्जीनियल. क्योंकि रिनायंस आ चुका था वहां पर, रिफॉर्मेशन आ चुका था. लोगों को अपने बात कहने की, अपने विचार रखने की आजादी थी. वहां पे एक्सपेरिमेंट करने की, वहां पर नए काम करने की लोगों को आजादी थी. वहां सरकार किसी पे दखल अंदाजी नहीं देती है. आप क्या करते हो, कैसे करते हो, सरकार, गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफियर. इससे क्या होगा? इससे नए विचार आएंगे, नए काम करने के तरीके आएंगे, और इसी को कहते हैं रेवोल्यूशन. और यही हुआ भी. क्या हुआ? नए इन्वेंशंस आने लगे. ब्रिटिश के साइंटिस्ट एक से एक इन्वेंशन. याद रखिएगा, कोई बहुत बड़ा इन्वेंशन एक दिन में नहीं हुआ. अचानक कंप्यूटर धरती से नहीं निकला था, याद रखिएगा, है ना. एक दिन धरती फाड़ के कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज निकाल दिए थे. अरे आज मैंने कंप्यूटर बनाया है, ऐसा नहीं हुआ. चार्ल्स बेबेज ने एक दिन में नहीं बनाया था. धीरे धीरे कुछ ना कुछ चीज बनी. कभी कभी उसकी कीबोर्ड बना, कभी उसका माउस बना, कभी किसी ने स्क्रीन बनाई. बट ओवरऑल आज हम देख रहे हैं उसे कंप्यूटर के रूप में. ऐसा ही हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के रूप में. शुरुआत हुई छोटी छोटी मशीनरीज के साथ.
है ना। इस मशीनरी की शुरुआत का एग्जाम्पल मैं देता हूं जॉन की से। जॉन की एक सिर्फ मामूली सा वीवर था। वीवर मतलब बुनकर होता है। लंका शहर नाम का वहां शहर है इंग्लैंड में और ब्रिटेन में, जहां उन्होंने फ्लाइंग शटल नाम का एक छोटा सा डिवाइस बनाया। फ्लाइंग शटल, हाँ, ये वीविंग को आसान करता है। इससे वीविंग बाय क्लोथ बाय वन मैन पॉसिबल हो पाया। पहले ऐसा नहीं हो पाता था, ठीक है। अब एक आदमी इस फ्लाइंग शटल से कर सकता था, वीविंग का समय बचाता था। ये पहली मशीन आ गई। उसके बाद इसी लंका शहर से एक और वीवर था, नाम था जेम्स हारग्रीव्स। इसने बनाई स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी तो कमाल की मशीन थी जी। ये रही स्पिनिंग जेनी, आपके पास स्क्रीन पे दिख रही होगी। ये मशीन की खास बात क्या थी कि एक साथ ही 8 धागे बुन सकती थी। ये देखिए, इसमें यहां पे रोल्स लगे हुए हैं। यहां पर देखिए, अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे, यहां तागों के रोल्स लगे हुए हैं, ऐसे डोरी। यस, तागा बनाने वाली मशीनों को इन्होंने बनाया, समझ गए ना। तो पुरानी मशीनें जो कि बहुत इंसानों द्वारा चलाई जाती, तागा बनाया जाता था, गांधी जी से सूत काटते थे, याद होगा ना, चरखा चलाते थे। तो एक आदमी कितना बना पाएगा, पर ये 8 गुना काम करती थी, समझ गए ना, 8 टाइम्स। उसके बाद इससे भी एक और अच्छा इन्वेंशन आया, रिचर्ड आर्कराइट ने किया। इसने बनाया वाटर फ्रेम। वाटर फ्रेम इस काम को और अच्छे सिस्टम से करने वाला था। पूरे काम को एक जगह ला दिया, पूरा फैक्ट्री सिस्टम ही डेवलप कर दिया। फ्लाइंग शटल और जेम्स हारग्रीव्स की मशीन दोनों को कंबाइन करके उससे और बेटर सिस्टम में ला दिया, नाम दिया फैक्ट्री सिस्टम। तो कमाल का इन्वेंशन शुरू हो गया। शुरुआत हुई इंग्लैंड से। और दूसरा रीजन क्या है, इंग्लैंड के पास कॉलोनियल एम्पायर था। इंग्लैंड एक इंपेरियलिस्ट कंट्री थी, अर्थात इसके पास बहुत सारे गुलाम देश थे, जिनमें से हम भी आते हैं। हम भी इनके गुलाम थे। तो इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए उन गुलाम देशों के लिए उन गुलाम देशों के लिए प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल। हाँ, हम ही से वो रॉ मटेरियल ले जाते थे सस्ते दामों में। जैसे आपको पता होगा, इंडिया से वो सस्ते दामों में वीट, सस्ते दामों में टी, और सबसे बड़ी चीज कॉटन अपनी इंडस्ट्री के लिए ले जाते थे। और यहां से कॉटन ले जा करके वहां कॉटन टेक्सटाइल बना करके, क्लॉथ बना करके हमारे ही भारत को लाके बेच देते। देखा, हमारी चीजें हमारे पास ले जा करके अपने इंडस्ट्री में बनाकर हमें बेच देते थे। ये होता था। और क्या फायदा था इंग्लैंड के पास जो वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, ये है फायदा। फायदा ये भी था उसके पास कि उसके पास नेचुरल रिसोर्स की कोई कमी नहीं थी। वहां पे आयरन, कोल माइन सब पास में थी। याद रखिएगा, इंडस्ट्री को बनाने के लिए आयरन की बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि सारी मशीनें किससे बनी हुई है, आयरन से बनी हुई है। तो मशीनें चाहिए थी, कोल चाहिए था मशीनों को चलाने के लिए, फ्यूल चाहिए था, सब उपलब्ध था वहां पर। और क्या हुआ, वहां पे आया इंक्रीज इन डिमांड फॉर गुड्स। क्योंकि जैसे जैसे वर्ल्ड एक तरक्की कर रहा था, डेवलपमेंट कर रहा था, तब तक एक नया दौर आया जिसका नाम रखा नेपोलियनिक वॉर। नेपोलियन नाम एक बहुत ही ताकतवर राजा ने यूरोप पे कब्जा कर रखा था। इस नेपोलियन की वॉर की वजह से इंग्लिश इंडस्ट्रीज को बहुत काम मिल रहा था। हाँ, इंग्लिश इंडस्ट्रीज को बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने थे इस वॉर की वजह से। नेपोलियनिक वॉर की वजह से ट्रेड इंडस्ट्री दूसरे कंट्रियों के डिस्ट्रॉय हो चुके थे, तो उन कंट्रियों के भी रॉ मटेरियल प्रोडक्ट्स अब सब किसके पास आ गए, इंग्लैंड के पास आ गए। नतीजा, इंग्लैंड के पास डिमांड की तो कमी नहीं है, बस गुड्स बना लो, बल्क में बना लो, बस इतना काम करना है। तो इंडस्ट्री तो बननी थी वहां पर, ठीक है ना। तो इंग्लैंड में क्या था, ये समस्या थी नहीं, इंग्लैंड में वॉर नहीं हो रहा था, वहां पे पीस थी, और यूरोप में चल रहे थे वॉर्स। तो इंग्लैंड को इसका भी फायदा मिला। और क्या रीजन रहा है, लेबर्स की कमी नहीं रही। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में लेबर्स के बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, लेबर ना होते तो सोचिए जो मशीनें चलाने वाला व्यक्ति है वो नहीं होता। और लेबर आ कहां से रहे थे, फ्यूडल सिस्टम की वजह से। इंग्लैंड में फ्यूडल सिस्टम अभी खत्म हुआ था। हाँ, जिसे हम लैंडलॉर्ड सिस्टम कहते हैं, एक व्यक्ति जो लैंडलॉर्ड होता था उसके अंडर में बहुत सारे फार्मर्स काम करते थे। वो फार्मर्स जी जान से मेहनत करते थे और सारा बड़ा हिस्सा शेयर कौन ले जाता था, फ्यूडल लॉर्ड जाता। पर ये फ्यूडल सिस्टम इंग्लैंड में हो गया बंद, ठीक है। फ्यूडल सिस्टम बंद हो गया, फ्यूडल लॉर्ड्स बेकार हो गए, वर्कर्स पीजेंट्स बर्बाद हो गए। तो वो गांव छोड़ करके कहां आ गए, शहर आ गए, क्योंकि गांव में अब कोई काम ही नहीं। नतीजा, अब शहर में आएंगे तो इंडस्ट्रीज हैं, उनको रोजगार मिल गया, तो दोनों का फायदा हो गया। क्या कहते हो, इंडस्ट्रीज को लेबर मिल गए
और वह लेबर्स को काम चाहिए था शहर में आकर के, काम मिल गया। अब और रीजन, इंपॉर्टेंट रीजन कि क्यों इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में ही आया, वो सबसे बड़ा रीजन में से एक ये भी है कि वहां का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत जबरदस्त था। इंग्लैंड में बहुत अच्छे तरीके से यूज करना सीख लिया था, सड़क बनाना, हाँ, रोड ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना। सबसे पहले की स्टीम शिप्स और इवन स्टीम इंजन, जिस छुक छुक गाड़ी की मैं बात कर रहा हूं, वो डेवलप इंग्लैंड में ही हुई थी। हाँ, जॉर्ज स्टीफेंसन, जरा सा स्क्रीन पे देख पाएंगे आप, जॉर्ज स्टीफेंसन की बनाई डिजाइंड लोकोमोटिव इंजन, जरा देखिए कमाल की इंजन है। आज भी, यस, आज भी इंजन क्या कर रही है, इंडस्ट्रियों के लिए बहुत बड़ा काम कर रही है। हाँ, अब मैं और आप इस इंजन में नहीं बैठ रहे हैं क्योंकि बहुत धुआं दे रही है, हम तो और आप इलेक्ट्रिक इंजन में बैठ रहे हैं। आजकल इलेक्ट्रिक गाड़ियां चल रही है ना। ये पुरानी गाड़ियां जो कोल से चलती थी, देखिए धुएं से चलती थी, इसीलिए, और कोल माइंस में से कोल निकालने मदद करती थी। स्टीम का यूज करना भी जेम्स वॉट ने सिखा दिया, उन्होंने स्टीम इंजन को डेवलप कर दिया। तो ये रीजंस रहे हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने के। अब हम पढ़ते हैं क्या क्या कंपैरिजन आया। ये दो शब्द आपको आएंगे वर्ड, कैपिटलिज्म, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये टॉपिक आपको आगे भी काम आने वाला है। कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रास्टिंग है। हाँ, दोनों, मैं जो पहले मैं बोलूंगा दूसरे में उल्टा होने वाला है। पहले कैपिटल का मतलब समझते हैं। जो भी वेल्थ, जो मोर वेल्थ कलेक्ट करती है उसे कहते हैं कैपिटल। अरे आपके पास कोई मशीनरी, कोई इक्विपमेंट, कोई बिल्डिंग, कोई फर्नीचर जो आप अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हो, वो क्या है, वेल्थ। पर यही वेल्थ आपको पैसा कमा के दे रही है और मनी अर्न करने के लिए दे रही है, ये बन गई कैपिटल। अब कहोगे सर मेरे घर में भी मशीनरी है, मेरे घर में भी लैपटॉप है, वो जो घर में मशीन है, हाँ वॉशिंग मशीन है, वो तुम्हारा क्या है, वो कैपिटल नहीं है क्योंकि तुम उससे और मनी अर्न नहीं कर रहे हो। समझ गए अब कैपिटल में क्या अंतर है? तो कैपिटल वो पैसा, वो असेट्स जो आप बिजनेस में लगा रहे हो और ऑल मनी अर्न कर रहे हो, और जो इस कैपिटल को ओन करेगा, बस लैंड है, फैक्ट्रीज है, मशीनरीज है, वो कैपिटलिस्ट है। और कैपिटलिज्म इसी सिस्टम को कहते हैं जिसमें एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कैपिटलिस्ट नाम के व्यक्ति, हाँ कैपिटलिस्ट मतलब इस कैपिटल के ओनर, जो अपने बिजनेस को और बढ़ा रहे हैं। एक व्यक्ति का नाम लूंगा फिर से, रिचर्ड आर्कराइट। याद रखिएगा, इससे पहले मैंने इनके बारे में बताया था। रिचर्ड आर्कराइट ने बताया था क्लॉथ टू क्लॉथ, देखिए कीवर्ड देखिए क्या है, टू क्लॉथ मिलियंस ऑफ पीपल। इन्होंने सोचा था कि हम ऐसी मशीन्स बनाएंगे जो पूरे दुनिया के लोगों को क्या करेगी, वस्त्र पहनाएगी। देखिए टू क्लॉथ शब्द दूसरा वर्ड है किसके लिए, इन्वेस्टायर के लिए, जिसको हम आज इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जिसको हम निवेश कहते हैं। निवेश या इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल और प्रोडक्टिव एसेट्स, मतलब हमने पैसे लगा करके और पैसा कमाने वाले एसेट्स को बनाया। समझ में आया? हाँ, इसी को कहते हैं क्या, इन्वेस्टमेंट करना, निवेश करना। आज जितने भी कहते हैं ना बड़े पूंजीपति लोग हैं या बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, वो पैसे से पैसा कमा रहे हैं। समझ गए? तो कैपिटल मींस मनी दैट इज इन्वेस्टेड फॉर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट आर्टिकल। तो अगर आपके पास फैक्ट्री है, आपने फैक्ट्री के लिए मशीन्स खरीदी, आपने फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल खरीदा, आपने उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड बना के मार्केट में बेचा, तो वो पैसा जो आप लगा रहे थे वो क्या है, वो कैपिटल है, वो मशीनरी कैपिटल है। क्लियर? कैपिटल से ही आप आगे बढ़ोगे लाइफ में। और कैपिटलिज्म ये कहता है कि ये जो जितनी भी मशीनरी है, इक्विपमेंट है, लैंड है, बिल्डिंग है, वो किसी एक या प्राइवेट व्यक्ति की हो सकती है। इस सिस्टम में ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, रॉ मटेरियल, लेबर, टूल्स आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट। कीवर्ड, कौन ओन कर रहा है इसको, कोई प्राइवेट व्यक्ति, कोई ग्रुप ऑफ व्यक्ति। इस सिस्टम को कहते हैं कैपिटलिज्म। तो इंग्लैंड पहला देश, दूसरा यूएसए, नाम सुना ही है, फ्रांस, ये सब देश जो मैं नाम लिख रहा हूं स्क्रीन पर, ये सब कैपिटलिज्म के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। यहां पर प्राइवेट लोगों को कोई भी इंडस्ट्री, फैक्ट्री डालने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए कोई रोकता नहीं, जब चाहे तब शुरू कर दो। हाँ, सब कुछ ओन कर सकते हो, वहां सब कुछ खरीद सकते हो। पर क्या चाइना में, क्यूबा में, क्योंकि वहां पे ठीक उल्टा सिस्टम चलने वाला है, और उस उल्टे सिस्टम का नाम है कम्युनिज्म, तो हम सोशलिज्म के नाम से भी। वहां पे रिसोर्सेस प्राइवेट लोग ओन नहीं कर सकते, वहां पे बिल्डिंग है,
फैक्ट्रियां हैं, माइंस है, इंडस्ट्री है, पर मालिक कोई एक व्यक्ति नहीं है, पूरा समाज, पूरी सोसाइटी है, सबके लिए है वो चीज। जी आइए डिटेल में समझते हैं। तो कैपिटलिज्म के क्या कॉजेज रहे हैं, क्यों कैपिटलिज्म राइज हुआ? तो कैपिटलिज्म का राइज होने का सबसे बेसिक सा रीजन यही रहा कि पॉपुलेशन बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही थी। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, लोगों को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करना था, और जो कैपिटलिस्ट थे वो फटाफट पैसे कमाए जा रहे थे। हाँ भाई, इंडस्ट्री खोलते जाओ, पैसे कमाते जाओ। और लीगल रिक्वायरमेंट क्या कह रहा था उस समय? उस समय इंग्लैंड में नया कानून बना। नया कानून बना क्या? इनक्लोजर लॉ। इसमें क्या रूल बनाया गया कि हर व्यक्ति को अपने लैंड को कवर करना पड़ेगा, बाउंड्री बनानी पड़ेगी, फेंस लगवाना पड़ेगा। अब मेरे पास जितनी जमीन है उसकी बाउंड्री जमीन की कीमत से ज्यादा है, तो ज्यादा अच्छा है कि क्या करेंगे, हम जमीन छोड़ देंगे। समझ गए ना? तो ऐसा इसलिए टू प्रिवेंट द कॉमन ग्रेजिंग, ठीक है, ऑन द लैंड्स, लैंड की कॉमन ग्रेजिंग को बचाने के लिए ऐसा लॉ बनाया गया था। जो छोटे फार्मर्स थे, जिनके पास बड़ी जमीनें नहीं थी, जो अपनी फील्ड को एनक्लोज नहीं करा पा रहे थे, वो अपनी लैंड बेच दिए। किसको? बड़े फार्मर्स को। और चले गए कहां? शहरों में। नतीजा, शहर में वर्कर्स आ गए। शहर में वर्कर्स की कमी नहीं थी। हाँ, यही जो गरीब किसान थे कहां पहुंचे? नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ टाउन्स। जैसे जैसे नए इंडस्ट्रियल टाउन्स बनने लगे, वहां पर बहुत तेजी से डेवलपमेंट होने लगा। डेवलपमेंट ये हुआ कि वहां पर आसपास मार्केट खुल गए। हाँ, वहाँ पे आसपास मार्केट खुल गया, वहाँ पर बैंक्स चलने लगी, सड़कें बनने लगी, क्योंकि इंडस्ट्रीज को हर व्यक्ति सर्व करना चाहता था, उससे जुड़ना चाहता था, क्योंकि फैक्ट्री के पास पावर था, फैक्ट्री के पास पैसा था। इसीलिए एक एग्जाम्पल भी है इसमें, द नेम ऑफ द ब्रिटिश फैक्ट्रीज बिकेम द सिंबल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। मैं एक 2-3 शहरों का नाम लेता हूं जो उस समय एक तरह से कहूं इंडस्ट्रियल टाउन्स थे, या शुरुआत थी, गांव थे एक्चुअली कहेंगे, पर वहां जब इंडस्ट्री बनी उसके बाद आज बहुत बड़े टाउन्स के रूप, इसमें लिवरपूल, बर्मिंगहैम, लीड्स, ग्लासगो, शेफील्ड और मैनचेस्टर। जी, कॉटन कह सकता हूं, कॉटन पॉलिस ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड की कॉटन कैपिटल है मैनचेस्टर, सोच लीजिए। मास प्रोडक्शन। तो कैपिटलिज्म का एक बड़ा रीजन ये भी रहा है कि प्रोडक्शन को बड़ी स्केल पे जरूरत थी। बड़े स्केल पे मतलब समझ गया ना, बहुत बड़ी मात्रा में। और इंडस्ट्रीज ही ऐसी मशीनें रखता है जहां पर क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ गुड्स बनाया एक साथ जा सकता है। और क्या रीजन रहा है कैपिटलिज्म का? स्मॉल फार्मर का डिसअपियर होना। छोटे और मझोले किसान, यस, खत्म। या तो वर्कर बनो और या तो मालिक बनो, ये तरीका था। ठीक है, अब बड़े लैंडलॉर्ड्स होंगे या तो, ठीक है। कैपिटलिज्म की कुछ बुराई भी मैं बताने वाला था, बहुत अच्छाइयां तो नहीं है या बहुत अच्छे पॉइंट्स तो सुन लिए, कुछ बुराइयां भी हैं इसकी। सबसे बड़ी बुराई क्या थी? जो पहले के ट्रेडिशनल जॉब्स थे, जो हैंडमेड काम करने वाले लोग थे, हाँ, जो एग्रीकल्चर से जुड़े लोग काम कर रहे थे, वो बर्बाद हो गए, क्योंकि अब उनके लिए काम ही नहीं बचा है। काम जो भी होना है मशीन मेड होना है, तो वो बेचारे बर्बाद हो गए। ट्रेडिशनल हैंडलूम्स, जो हाथ से बनाने वाले, हथकरघा चलाने वाले लोग थे, जो हाथ से स्पिनिंग करने वाले लोग थे, उन बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि स्पिनिंग जेनी आ चुकी है, वाटर फ्रेम आ चुका है, तो ये सब मशीनें क्या करने वाली है, उस सबको बर्बाद कर दे। तो जॉब्स जाने वाले हैं पक्का। और क्या होने वाला है? फैक्ट्री में होने वाला है एक्सप्लॉइटेशन। वर्कर्स की तो हालत खराब करने है, क्योंकि वर्कर्स ज्यादा हैं, वर्कर्स ज्यादा हैं और फैक्ट्री कम है। तो जहां वर्कर्स ज्यादा है तो उनको कम पैसों में भी इस काम पे रख लिया जाता था, क्योंकि वर्कर्स ज्यादा है ना, फैक्ट्रियां कम है ना, समझो बात को। तो नतीजा क्या हो गया? वहां पे फैक्ट्री ओनर्स इसका बहुत फायदा लेते थे, वहां तक कि यहां तक कि बच्चों तक को और औरतों को भी, जिनको पैसा कम देना पड़ता है, कम वेजेस पे काम करके अपनी फैक्ट्री से खूब काम कराते थे। और काम का बहुत गंदा माहौल था, मैं सही कह रहा हूं, काम का बहुत गंदा माहौल था। इसका उदाहरण आगे भी मिलेगा। ये था काम में, क्योंकि काम बहुत ज्यादा बांट दिया गया था फैक्ट्री सिस्टम में। एक व्यक्ति को एक काम नहीं करना था, उस काम का एक छोटा सा हिस्सा करना था। एक व्यक्ति को पूरी कार नहीं बनानी है, एक व्यक्ति को उस कार का एक छोटा सा हिस्सा करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक को सिर्फ टायर लगाना है, एक को सिर्फ वाइपर लगाना है, एक को सिर्फ हेडलाइट लगानी है, बस एक हिस्से काम। तो जब डिवीजन ऑफ वर्क होने लगा, काम रिपीटेटिव हो गया। एक व्यक्ति को बार बार लंबे लंबे समयों तक, कई कई घंटों तक सेम काम बार बार करना पड़ा, और उनको एक कह सकता हूं कि सुपरवाइजर के अंडर में काम करना लगा। तो वर्कर्स को बहुत स्ट्रेस में रहने लगे, वर्कर्स के साथ बहुत सारे सीरियस प्रॉब्लम्स आने लगे। हाँ, बहुत बहुत आसान नहीं है, उनकी जिंदगी जो है वो घड़ी से चलने लगी।
घड़ी से बजा तो रिसेस, घड़ी से बजी टर, घंटी बजी तो भैया छुट्टी हो गई। हाँ, देखो क्या कीवर्ड है, द क्लॉक रूल्ड लाइफ, समझ गए ना। तो जिंदगी बहुत स्ट्रेस भरी थी। और प्रॉब्लम क्या थी, ओवर क्राउड। शहर में जगह नहीं थी लोगों को बसाने की, शहर ठूसा ठूस भरे थे और गांव से लोग शहरों में चले आते। बहुत ज़्यादा माइग्रेशन था उस समय। और शहर में भली जगह कम मिले, जैसे बॉम्बे में आपने सुना होगा लोग चौल में रहते हैं। हाँ, चौल सुना है ना, छोटे छोटे कमरे होते हैं, एक एक कमरे का मकान होता है। आप अगर आपके कोई रिलेटिव रहते होंगे सुना होगा चौल के बारे में। छोटे छोटे एक कमरे के मकान है, उसी मकान में लेटरिन बाथरूम एक छोटे कमरे में। हाँ, बॉम्बे में, वो भी बड़े, बहुत महंगा किराया होता है उसका। तो बड़े शहरों का यही हाल है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज। आइए सोशलिज्म के बारे में बताएं, ठीक अपोजिट ऑफ कैपिटलिज्म आने वाला है। इसको बताने वाले ही एक महान इकोनॉमिस्ट हैं, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी, इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। जरा इनके दर्शन भी कर लीजिए। हाँ, एडम स्मिथ जी को मैंने आपको दिखा दिया। तो एडम स्मिथ ने पहली बार लेजिस फेयर के बारे में बताया। एक शब्द यूज किया, डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिस फेयर, मतलब होता है हमें छोड़ दो, लेट अस अलोन। क्योंकि उन्होंने बहुत विरोध किया था गवर्नमेंट का इकोनॉमी में, कि गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे इकोनॉमी में। आइए सोशलिज्म के बारे में कुछ बताऊं। तो सोशलिज्म एक इकोनॉमिक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मींस ऑफ प्रोडक्शन इज ओन्ड नॉट बाय दी, कीवर्ड याद रखिए, नॉट बाय दी प्राइवेट इंडिविजुअल बट बाय दी कम्युनिटी। तो कम्युनिटी सब कुछ ओन कर रही है, एक व्यक्ति, यस, प्राइवेट व्यक्ति मालिक नहीं है, समाज मालिक है, सोसाइटी मालिक है। कम्युनिज्म के सोशलिज्म के तीन प्रिंसिपल है। पहला है प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, वर्कर्स की आवाज सुनी जाएगी और सबको बराबर वेल्थ बटेगी। क्या बढ़िया बात है। सोचिए केक है और सबको कहा जा रहा है आओ अपने अपने हिस्से का केक लो और खाओ और चले जाओ। क्या कहते हो, सब खुश हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? यही वो सिस्टम है, ठीक है ना। अब आता है शुरुआत के जो सोशलिस्ट लोग थे, उनमें कुछ खास लोगों का नाम है, मैंने एक का फोटो भी यहाँ दिया हुआ है, आपको इमेज दी हुई है। उनमें है बॉबुएफ, हाँ, सेंट साइमन और फॉरियर। हाँ, बड़े टिपिकल नाम है पर कोई बात नहीं। उनमें से रॉबर्ट ओवेंस जी को कहा गया है, ये इनका फोटो भी है, रॉबर्ट ओवेंस। रॉबर्ट ओवेंस को कहा गया है फादर ऑफ ब्रिटिश सोशलिज्म। क्यों क्यों क्यों? अरे जरा सन की कहानी भी है। ये स्कॉटलैंड में रहते थे, एक छोटी सी कॉटन मिल चलाते थे। ये पहले ऐसे अंग्रेज नागरिक थे, रॉबर्ट ओवेंस जी, जिन्होंने अपने वर्कर्स को, अपने लेबर्स को काम का एक लिमिटेड घंटों का काम दिया, एक निश्चित घंटों का काम कराया, उनको बहुत अच्छी वेजेस दी, उनको उनकी लेबर यूनियन बनवाई, अपनी फैक्ट्री में खुद लेबर यूनियन बनवाई, हाँ, वर्कर्स की एक संस्था बनाई और उनके वेलफेयर के लिए ताउम्र काम करते रहे। बताइए कौन सब ऐसा करता है? ऐसे महान लोग ही करते हैं, इसीलिए इनको कहा गया है फादर ऑफ सोशलिज्म। अच्छा, कोई इंडस्ट्री का मालिक नहीं चाहता है कि उनके यहाँ लेबर यूनियन बने, उनके यहाँ वर्कर्स हड़ताल करें या आंदोलन करें, ना ना ना, कोई मालिक नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता है सैलरी बढ़ाना, पर ये ठीक उल्टा करते थे रॉबर्ट ओवेन। इसीलिए कमाल के आदमी, मैंने बोला सोशलिज्म का राइज क्यों हुआ, तो मैंने कहा ठीक उल्टा हुआ। जो कैपिटलिज्म की बुराई थी, पूरी दुनिया कैपिटलिज्म वालों से तरसती थी, क्योंकि कैपिटलिज्म में कुछ ही लोग बहुत ज़्यादा अमीर होने वाले हैं, कुछ ही लोग समाज पे रूल करने वाले हैं, और ज़्यादातर लोग जो वर्कर्स थे, जो काम कर रहे थे, उनकी स्थिति बहुत खराब। तो रिच और पुअर में सोसाइटी बंटने वाली है। रिच कौन है? कैपिटलिस्ट। पुअर कौन है? वर्कर्स। तो वर्कर्स की जिंदगी हराम हो रही थी। नतीजा, वर्कर्स भी तो कभी न कभी आंदोलन करेंगे ना। और एक नया सिस्टम, प्रथा चली थी, वो वर्कर्स की अपनी एक एसोसिएशन बनाने की, हम कहते हैं ट्रेड यूनियन। तो वर्कर्स ने अपना ट्रेड यूनियन बनाया और ट्रेड यूनियन के पास राइट मांगने का, हाँ, आंदोलन करने का, मेरी आवाज सुनो, हमारी मांगे पूरी करो, इसका अधिकार मिल गया उनको, जिसकी वजह से वर्कर्स को अब मालिक भी सुनने लगे, क्योंकि वर्कर्स अकेला है तो डर जाएगा। एक अकेला वर्कर मालिक के आगे नहीं खड़ा हो पाएगा, पर पूरे वर्कर्स एकजुट हो जाए तो मालिक को सुनना पड़ेगा। तो एकजुट होंगे किसके अंडर में? अपनी यूनियन। ठीक है, तो अब रीथिंकिंग आने लगी, लोगों की सोच बदलने लगी वर्कर्स के बारे में। एक मूवमेंट भी आया इस दौरान जिसका नाम था चार्टिस्ट मूवमेंट, क्योंकि कुछ ऐसे लीडर्स थे पार्लियामेंट के, हाँ, ब्रिटेन की बात कर रहा हूं, कुछ ऐसे लीडर्स थे जो चाहते थे कि ब्रिटेन में ही एक एक्ट पास हो जाए, एक चार्टर बना दिया जाए, चार्टर कानून, एक चार्टर बना दिया जाए पार्लियामेंट में कि वर्कर्स की सुनी जाए, वर्कर्स के हितों की रक्षा की जाए। हालांकि इस मूवमेंट का नाम दिया गया
चार्टिस्ट मूवमेंट, क्योंकि इसका मेन मकसद था वर्कर्स को भी यस सबकी तरह बराबर अधिकार दिया जाए। पहले नहीं मिलते थे वर्कर्स को अधिकार, के पास राइट टू वोट नहीं था, और जब ये मूवमेंट नहीं अच्छे से पास हो पा रहा था उस दौरान खूब दंगे हुए, स्ट्राइक्स हुए, और ये मूवमेंट कुछ समय बाद थम भी गया। हाँ, वर्कर्स उग्र हो गए थे ना, वो बर्दाश्त के बाहर हो गए थे। आइए एक और महान व्यक्ति के दर्शन करा दूं पहले और आगे बताऊं। ये है श्री कार्ल मार्क्स जी। कार्ल मार्क्स क्यों कह रहा हूं, श्री क्यों लगा रहा हूं, तो आइए बताऊंगा। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच एंजल्स, ये दो महान लोग हैं, रहने वाले लंदन के हैं। अच्छा, लंदन के पैदा नहीं, बता दे रहा हूँ, लिव्ड इन लंदन, क्योंकि इनको निकाल दिया गया था अपने देशों से। देवर अर्लियर प्रिपेयर्ड अ चार्टर ऑफ डिमांड्स, इन्होंने एक डॉक्यूमेंट बनाया था, हाँ डॉक्यूमेंट बनाया था, नाम था चार्टर ऑफ डिमांड, जिसको मैनिफेस्टो ऑफ जर्मन कम्युनिस्ट लीग भी बोलते हैं। क्या था इसमें जो जर्मनी इनको बाहर निकाल दिया? इसमें पहली बार बताया गया था कि समाज में कैपिटलिज्म समाज के लिए बुरा है, वर्कर्स को देश में रूल करने दो, इंडस्ट्री में रूल करने दो, ये पहली बार बताया गया था। और आप जानते हैं जहां कोई नया विचार आएगा वहां क्रांति होगी, और किसी न किसी को तो उसका दंड भोगना पड़ेगा। इन दोनों को दंड भोगना पड़ा, इन दोनों को उठा के फेंक दिया गया इंग्लैंड। हाँ, लोग जान बचा के इंग्लैंड भाग गए। क्या किताब लिखी थी दोनों ने मिलकर के? दास कैपिटल। हाँ, क्या नाम है? दास कैपिटल। मैंने हाईलाइट किया हुआ है। मैं जितने नोट्स दे रहा हूं इसके अलावा कुछ पढ़ने की ही जरूरत नहीं, और नोट्स में भी कुछ कुछ चीजें हाईलाइट करता हूं, वो कीवर्ड्स होते हैं, बस उतना कर डालोगे, उसके बाद कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा एक बार वीडियो पॉज करना, थोड़ा वीडियो को स्लो कर लेना, और अगर स्लो लग रहा होगा तो एक स्पीड बढ़ा लेना। चलो जल्दी खत्म करते हैं। कार्ल मार्क्स ने ही नई सोच दी समाज को, नाम दिया सोशलिस्ट सोसाइटी। क्या इसमें है? इसका सोचना है कि समाज में किसी के साथ अत्याचार ना हो, एक्सप्लॉयटेशन समाज में नहीं होना चाहिए, सब बराबर हैं सोसाइटी में। सोसाइटी में सोशलिज्म आए, जिसको हम कम्युनिज्म भी आगे देते हैं। इसका मतलब है एक क्लासलेस सोसाइटी हो, एक स्टेटलेस सोसाइटी हो, एक ऐसी सोसाइटी हो जहां हर कोई मालिक है, कोई नौकर नहीं है, जहां फ्री एक्सेस है, जहां सब इंडिविजुअल को बराबर फ्रीडम। सोचिए हम कितने अच्छे, कितने बड़े विचार की बात कर रहे हैं। हमारे भारत में नहीं है, टेंशन मत लो, हमारे भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी। सही सुन रहे हो, हम लोग ना सोशलिज्म है ना कैपिटलिज्म, तो मिक्स्ड है। हमने सोशलिज्म की भी अच्छाई ली हुई है, जो इसमें लिखा है कि इंसानों को बराबरी का दर्जा मिले, है ना, जहाँ पे लोग इक्वल हो, सबको वोटिंग का राइट्स हो, तो हमने ये भी दिया। और हमने कैपिटलिज्म का भी काम किया, प्राइवेट लोगों को इंडस्ट्री चलाने का भी अधिकार दिया। चलिए, दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द एंटायर चैप्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बाय फ्रॉम नाउ। नोट्स के लिए ऐप डाउनलोड कर लीजिए।